नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का जो शेष पार्ट है उसे लेकर हाजिर हूँ। उससे पहले जो अपन ने पहली क्लास ली थी, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश पढ़े थे, वो वीडियो आप तक पहुँच चुका है। आप लोगों के व्यूज तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। या तो आप संतुष्ट हैं या नहीं है, जो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। आज अपन जो अपन ने पिछली क्लास छोड़ी थी वही से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन देखो, अपने सबसे पहले पढ़ा था कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति क्या है, फिर अपन ने अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में जाना। आज अपन जो अफ्रीका महाद्वीप की बाकी विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत बड़े बड़े मरुस्थल, अपन मरुस्थल से शुरुआत करते हैं आज। तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझते हैं अपन। देखना टेक्निकलिटी बोर्ड कहां तक आया है, यहां तक, ठीक है, ओके दोस्तों। तो अपन अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपन देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं। तो इनको मैप के माध्यम से अपन देखते चलेंगे ताकि आपके लिए सुविधा रहेगी। तो इसे देखते हैं अपन। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े मरुस्थल है। इनमें सबसे पहले अपन देखेंगे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल देखो, सहारा मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं पढ़ने से पहले इसकी स्थिति का पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये उत्तरी अफ्रीका के 12 देशों में फैला हुआ है। ये स्थिति है इसकी। ये जो उत्तरी अफ्रीका के 12 देश, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, चाड, सूडान, मिस्र, यहां तक जिबूती तक, जिबूती नहीं है, जिबूती तक फैला हुआ है, एरिट्रिया, ये बहुत सारे देश 12 देशों में। सबसे पहले स्थिति देखें इसकी। उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के 12 देश, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं इसके बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और देखते हैं इसका क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर। अंदाजा हो गया दोस्तों, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यानी कि ये कितना बड़ा होगा ये अपन देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मरुस्थल है ना, इसके दो भाग, एक तरह से दो भाग के दो प्रकार का यहाँ मरुस्थल है। यहां जो इसमें जो रेतीला भाग है, यानी कि रेतीला मरुस्थल, और एक होता है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। तो दो मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल को अर्ग कहा गया है, याद रखना है। और जो पथरीला मरुस्थल है इससे हम्मादा कहा गया है। हम्मादा कह दो चाहे हम्माद कह दो, ठीक है दोस्तों। यानी दो प्रकार का मरुस्थल है यहाँ। रेतीला मरुस्थल जिसे अर्ग कहा गया है, और पथरीला मरुस्थल जिसे हम्मादा कहा गया है। और अपन देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील चाड झील, ये चाड झील है दोस्तों, जो चाड देश में स्थित है। चाड देश यहां है दोस्तों, ये सूडान के पश्चिम में, ठीक है। और देखते हैं इसकी क्या है। यहां देखो, यहां एक जनजाति निवास करती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप ना, एक तरह से यहां बहुत सारी जनजातियां निवास करती है। तो अब जो सहारा मरुस्थल है उसमें बद्दू जनजाति निवास करती है, बद्दू, ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी बात करें अपन, तो ये जो बद्दू जनजातियां होगी और बहुत सारी जनजातियां निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसकी जनजातियों को अपने थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। एक तो है बद्दू जनजाति, ठीक है, ये करती है सहारा मरुस्थल में। एक है दोस्तों बुशमैन जनजाति।
निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में। एक जनजाति है दोस्तों पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति ये निवास करती है कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन यानी कांगो नदी के अपवा क्षेत्र में। कांगो बेसिन, कांगो नदी का ये दूसरा नाम जायरे नदी है। और बात करें अपन और जनजाति की, तो एक जनजाति है, उसमें जो जनजाति है उसी का दूसरा नाम है शान। ये भी याद रखना है। और देखते हैं दो जनजातियां हैं लुआ और बांगड़ा। लुआ और बांगड़ा ये दो जनजातियां हैं, लुआ बांगड़ा। ये निवास करती है विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्रों में। विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्रों में। विक्टोरिया झील दोस्तों को निकल बताई थी, इसे विस्तार से और पढ़ेंगे उसको। उससे पहले इसको देखिए, विक्टोरिया झील आपको बताई थी केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर जो विक्टोरिया झील है, वहीं से कौन सी नदी निकल रही थी? वहीं से नील नदी निकल रही थी जो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो ये बहुत सारी जनजातियां होगी। एक जनजाति है मसाई। ये मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें मसाई जनजाति पाई जाती है। तो एक तरह से बहुत सारी जनजातियां, परीक्षा की दृष्टि से ये जनजातियां दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया सहारा मरुस्थल। इसके नीचे यहां देखो दोस्तों एक देश है, यहां पर सेनेगल। सेनेगल यहां एक अपन ने देखा था कल, यहां जो देश है वो है सोमालिया। सोमालिया ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो इसे देखते हैं दोस्तों, इसे साहिल प्रदेश, अर्ध शुष्क को इंग्लिश में बोलेंगे सेमी एरिड। ठीक है दोस्तों, इस जो सेनेगल से लेकर सोमालिया तक का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है और जो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है, इसे साहिल प्रदेश कहा गया है। साहिल प्रदेश याद रखना है। सीधा प्रश्न आ जाता है कि साहिल प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, तो याद रह जाएगा सेनेगल से लेकर सोमालिया तक जो अर्ध शुष्क प्रदेश है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, उसे साहिल प्रदेश कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना पहला मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। इसको याद रखना है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्षेत्रफल याद रखना है। और यहाँ की सबसे बड़ी झील चाड झील है जो चाड देश में। कौन सी जनजाति निवास करती है? बद्दू जनजाति, बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, पूरी जनजातियां। ठीक है, अगला जो अपन पढ़े हैं, अगला जो मरुस्थल है उसे पढ़ते हैं अपन, जो दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का पढ़ दिया दोस्तों। अब दूसरे नंबर का जो मरुस्थल है यहां देखते हैं दोस्तों, ये आ गया दक्षिणी अफ्रीका। ये दक्षिणी अफ्रीका देश है। इसके ऊपर यहां है बोत्सवाना। बोत्सवाना यहां एक देश है नामीबिया। नामीबिया ठीक है दोस्तों, इसके नामीबिया के ऊपर है अंगोला। ये बहुत सारे देश हैं। अब यहां देखना दोस्तों, अपन ने नाम लिखेंगे अपन कि कालाहारी मरुस्थल। इसको मिटा देता हूं थोड़ा। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, दूसरा मरुस्थल है कालाहारी। ये कालाहारी, सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल दोनों अलग अलग दोस्तों याद रखना है। इनकी स्थिति पहुंच रहते हैं, तो सहारा मरुस्थल तो उत्तर में है। अब कालाहारी मरुस्थल को देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है, नामीबिया और बोत्सवाना। याद रखना है कहां फैला हुआ है, नामीबिया और बोत्सवाना देशों में फैला हुआ है, याद रह जाएगा। और यहां कौन सी जनजाति निवास कर रही है वहां से देख के देखो, यहां बुशमैन जनजाति, जिसे शान जनजाति भी कहा जाता है, ये यहां निवास करती है। इसके पास दो ही चीज याद रखनी है,
कि कौन सी जनजाति रहती है, बुशमैन या सांड जनजाति, और ये कहाँ स्थित है, नामीबिया और बोत्सवाना में। जो सहारा मरुस्थल था वो उत्तरी अफ्रीका के 12 देशों में स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा मरुस्थल लेते हैं अपन, नामीब का मरुस्थल। नामीब का मरुस्थल। अब ये जो नामीब का मरुस्थल है, इसका सबसे पहले इसकी स्थिति देखें आप। ये यहां स्थित है, अंगोला, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों में। नामीबिया, अंगोला और दक्षिणी अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों में जो मरुस्थल है उसे नामीब का मरुस्थल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये तटवर्ती होने के कारण ये दो चीजों में प्रमुख है। एक तो है पशुपालन में, पशुपालन, और यहां हीरे के भंडार है, हीरे के भंडारों में प्रमुख रूप से कौन सा मरुस्थल दोस्तों, तो नामीब का दो चाहे नामीबिया का मरुस्थल का दो, ये मरुस्थल हीरे के भंडारों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अपन देखते हैं जो अगला मरुस्थल है दोस्तों, यहां प्रमुख रूप से अपन ने देखा सहारा, फिर आगे अपने पास कालाहारी के बाद नामीब, और नामीब के बाद अपन अगला मरुस्थल देखते हैं। तो यहां से मिटाता हूं, थोड़ा यहां समझना आपको। कल देखा था अपन ने यहां विक्टोरिया झील से ये जो नील नदी निकल रही थी और ये इधर गिर गई है भूमध्य सागर में। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये जो सागर है, ये है लाल सागर। कल बताया था आपको, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से ये आ गए स्वेज नहर, यहां आ गई स्वेज नहर, ये आ गया मिस्र, और मिस्र के नीचे का जो देश है दोस्तों वो है सूडान। सूडान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये भाग है, यहाँ एक तरह से सारा मरुस्थल का एक भाग है, लेकिन इसे स्पेशल नाम दिया गया है जोबियन का मरुस्थल, जोबियन या नोबियन का मरुस्थल, जोबियन या नोबियन का मरुस्थल। ये कहां स्थित है, ये सूडान देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई अपने प्रमुख मरुस्थल। अपन ने पहले पढ़ा था कि प्रमुख देश कौन कौन से हैं, इसके बाद अपन देखा कि प्रमुख मरुस्थल के अलावा अपन ने 5 जनजातियां देख ली है दोस्तों। उसमें पिग्मी है, आगे आएगी कहां पे है अपन देखेंगे। देखो कांगो बेसिन, कांगो नदी यहां से निकलती है जायरी देश से, और यूं तो इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है उसे पिग्मी जनजाति कहा गया है। पिग्मी जनजाति दुनिया की सबसे बोनी प्रजाति है, याद रखना दोस्तों। सबसे बोनी प्रजाति कौन सी है, पिग्मी। बोनी का मतलब है वहां जो आदमी है या जो नॉर्मल मनुष्य है अपने यहाँ 4 फुट 5 फुट के होते हैं, वहां 1-1, 1.5, 2-2 फुट के मनुष्य होते हैं। यानी कि ये जनजाति बहुत ही बोनी होती है और ये पेड़ों पे ही रहती है, और मुख्य रूप से कहां निवास करती है, जो कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना दोस्तों, कौन सी नदी है, कांगो नदी। उसी नदी के बेसिन में ये निवास करते हैं। और इसके अलावा लुआ बांगड़ा, विक्टोरिया जो झील है यहाँ, इसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। मसाई जनजाति यहाँ इस पूरी अफ्रीका में, ये जो देश है सोमालिया, तंजानिया, केन्या और ये जिम्बाब्वे वगैरह, ये जो देश है इनमें ये निवास करती है। तो ये हुई दोस्तों अपनी प्रमुख जनजातियां और प्रमुख मरुस्थल। अब देखो याद करने का तरीका क्या है दोस्तों। जैसे अपन ने सारा मरुस्थल, आपने एक छोटा सा मैप बनाया और ऊपर आपने सारा मरुस्थल लिख दिया ऐसे, और एक लाइन खींची ऐसे, और ये लिखना आपको 12 देश, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये प्रश्न हजारों बार पूछा गया है। वहां ऑप्शन में आपको सहारा भी दे देते हैं और कालाहारी भी दे देते हैं। चूंकि अपन बिना मैप के पढ़ते हैं इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से मैप बनाएंगे, ऊपर यूं लाइन खींचेंगे और ये 12 देश लिखेंगे, और कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं अपन कि प्रमुख पर्वत, अब प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं। अब अपने पास एक तो बचे हैं प्रमुख पर्वत, पर्वत पठार और नदियां। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं और झीलें। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे पर्वत और पठार। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बहुत सारे पर्वत, उनमें से प्रमुख पर्वतों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहला पर्वत देखिए दोस्तों, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, आप स्थिति देखते जाना, स्थिति से अपन समझ जाएंगे। ये देखो उत्तरी अफ्रीका में यहाँ 3 देश, मोरक्को, अल्जीरिया और ये देश दोस्तों ट्यूनीशिया। इन तीनों देशों में ये एटलस पर्वत फैला हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र नवीन अल्पाइन मोरदार पर्वत है। ये एटलस पर्वत एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप का अल्पाइन युग का, क्योंकि अपन ने जब पहले बात की थी, जब हिमालय पर्वत की बात आई थी, तब अपन ने 4 युग बताए थे जिनमें पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहला प्री कैम्ब्रियन था और अंतिम युग था अल्पाइन युग। उस अल्पाइन युग का एकमात्र यहाँ कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में देखते हैं। यहाँ इस जो एटलस पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी टोबुकुल है, टोबुकुल कह दो, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। अब याद रखने का क्या तथ्य है दोस्तों इसमें, केवल कि एटलस पर्वत किस प्रकार का है, नवीन मोरदार पर्वत है, केवल ये याद रखना इसमें, और इसकी स्थिति क्या है ये याद रखना है। आगे देखते हैं, ये हो गया दोस्तों पहला पर्वत। और पर्वत देखते हैं, देखो दोस्तों यहाँ दूसरा पर्वत देखते हैं अपन। ये जो देश है, इस देश का नाम है कैमरून। ये कैमरून देश, इस कैमरून देश में कैमरून पर्वत है। यहां से दोस्तों एक रेखा गुजर रही है जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस कैमरून पर्वत को, ये जो कैमरून पर्वत है, इसे परीक्षा की दृष्टि से कैसे याद रखना है इसको अपन देखते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, एक तो विषुवत रेखा के पास में है, दूसरा इस कैमरून पर्वत की स्थिति के कारण 2 चीजें हो गई, कैमरून देश का भूमध्य रेखा के पास होना और कैमरून पर्वत की स्थिति, इन दोनों के कारण ही ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। दोनों स्थिति ध्यान हो गई दोस्तों, एक तो क्या है, विषुवत रेखा के पास में है, दूसरा कैमरून पर्वत की स्थिति, इसलिए अफ्रीका का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कैमरून देश, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये देश, दोनों याद रखना है क्यों है। और दूसरा, ये जो कैमरून पर्वत है, ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी, दोनों ही पर्वत एकमात्र, एटलस पर्वत एकमात्र नवीन अल्पाइन युग का पर्वत है। और देखते हैं, ये 2 पर्वत हो गए दोस्तों। तीसरा पर्वत देखते हैं अपन, यहां देखते हैं दोस्तों, देखो ये देश है केन्या। इस पर्वत को देखते हैं पहले। केन्या देश में है केन्या पर्वत, केन्या पर्वत, ये भी ज्वालामुखी निर्मित है, ज्वालामुखी निर्मित। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा देखना केन्या पर्वत का है, केन्या देश में। इसके नीचे देखो दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है तंजानिया, ये देश है तंजानिया। यहां एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है किलिमंजारो।
किला मंजारो। परीक्षा में आपने कई बार देखा होगा कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें बताया जाता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किला मंजारो है। अब देखिए दोस्तों, ये कौन से पर्वत में से ध्यान रखना है, तंजानिया देश है, किला मंजारो पर्वत है। इस किला मंजारो पर्वत का दूसरा नाम है माउंट किबो, माउंट किबो। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इस किला मंजारो की सबसे ऊंची चोटी किला मंजारो, किला मंजारो कौन से देश में दोस्तों, ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किला मंजारो जो चोटी है वो कौन से देश में स्थित है। इसको याद रखना है। तो ये कौन से देश में है, तंजानिया देश में। अब ये क्या है दोस्तों, देखो इसकी ऊंचाई ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है 5895 मीटर, ये याद रखनी है। जैसे अपन ने एशिया महाद्वीप पढ़ा था तो सबसे ऊंची चोटी पढ़ी थी अपन ने माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहां अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किला मंजारो, जो कौन से पर्वत पर है, किला मंजारो पर्वत पर, और कौन से देश में है, तंजानिया देश में। अब ये जो किला मंजारो पर्वत दोस्तों, ये भी ज्वालामुखी निर्मित है, ये मर्द ज्वालामुखी निर्मित है, मर्द ज्वालामुखी निर्मित। यहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है या बर्फ से ये चोटी ढकी रहती है, यूं लिखिए। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा कि किला मंजारो किस प्रकार का पर्वत है, किला मंजारो मर्द ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और यहां पर्वत है, ये देश है अपना दोस्तों जायरे। इस जायरे देश में एक पर्वत है इसके दक्षिण भाग में, जिसे कटंगा पर्वत कहा गया है। कटंगा का पठार भी यही है और कटंगा का पर्वत भी यही है। और ये जो कटंगा पर्वत है इसी का दूसरा नाम है साबा पर्वत। ये लो दोस्तों, ओके दोस्तों, इस इनकी स्थिति ध्यान रखनी है। अब अपन क्या करते हैं जी, पूरे जो पर्वत हो गए, अब अपन यहाँ के प्रमुख झीलें और प्रमुख पठारों के बारे में देखते हैं। दोस्तों अपन देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक देश है यहां सोमालिया, और इसके उत्तर में एक देश है इथोपिया या इथियोपिया। यहां एक पठार स्थित है जिसे सोमाली का पठार कहा गया है, सोमाली का पठार। कौन कौन से देशों में दोस्तों, इतना याद रखना है, इथोपिया और सोमालिया, दो देशों में ये पठार है। ये जो पठार है यहां पे पेट्रोलियम संसाधनों की उत्पत्ति होती है, यानी कि पेट्रोल निकाला जाता है, यूं समझिए। ये पठार पेट्रोलियम संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न पठार है। ये हो गया दोस्तों सोमाली का पठार। और दूसरा देश देखते हैं, ये पता चली गया होगा आपको, ये देश कौन सा, ये देश है जायरे। यह एक पठार है कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। ठीक है दोस्तों, ये कटंगा का पठार है। इसी पठार से कांगो नदी या जायरे नदी निकलती है। और देखते हैं ये जो कटंगा का पठार है, ये जो यहां से नदी निकलती है, ये कांगो नदी, यहां जो ये क्षेत्र आता है इसका अपवार क्षेत्र, यहीं पे इस पठार पर या पठार के आसपास के क्षेत्रों में तांबा व हीरा का उत्पादन होता है, तांबा व हीरा का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने पास सोमाली का पठार, फिर आ गया कटंगा का पठार। अब देखते हैं अपन, एक पठार है यहां पे देखो, एक दोस्तों तंजानिया, जो अपन ने पढ़ा था अभी, जहां अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इस तंजानिया देश में एक पठार है टांगानिका का पठार, टांगानिका का पठार। कौन से देश में, इतना ही ध्यान रखना है,
तंजानिया देश में। ये देश है दोस्तों अंगोला। इस अंगोला में है बाई का पठार, बाई का पठार। ठीक है, देखो दोस्तों, ये देश है कैमरून और ये देश है नाइजीरिया। इन दोनों देशों में भी एक पठार है और उस पठार का नाम है अद्दामावा का पठार। अद्दामावा का पठार ये प्रमुख पठार है। 4-5 पठार देखे अपन ने, सोमाली का पठार, कटंगा का पठार, टांगानिका का पठार और बाई का पठार और अद्दामावा का पठार। इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ की प्रमुख जिले कौन कौन सी है। तो जिलों में देखना दोस्तों इसी के साथ ले लेते हैं, दूसरा मैप बनाने की अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोफाइल पड़ा है। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इसकी स्थिति देखिए, कहां स्थित है। ये तंजानिया देश है, ये केन्या है और ये युगांडा है। युगांडा यहां से ही कल अपन ने देखा था कि 6 देश ऐसे हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजर रही है। एक तरह से ये जो केन्या देश है ये भूमध्य रेखीय देश है, भूमध्य रेखीय देश। ठीक है, ये यहां स्थित है इन तीनों की सीमा पर। कभी भी विक्टोरिया झील की स्थिति पूछी जा सकती है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखीय या भूमध्य रेखा पर स्थित है। और देखें युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। दो सी चीज होगी दोस्तों, याद रखना है। एक तो क्या होगी, सबसे बड़ी अफ्रीका की, और कहां स्थित है, युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर। इसी से ये जो नील नदी निकलती है कल अपन ने देखा था। ठीक है, और देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो है 69484। याद रखना दोस्तों, 69,484 वर्ग किलोमीटर। ये दो। और देखते हैं, ये हो गई दोस्तों पहली झील। दूसरी झील देखते हैं अपन ने टांगानिका का पठार पढ़ा था। ऐसे टांगानिका झील है जो जायरे और तंजानिया देश में, इतना सा याद रखना है, टांगानिका झील। टांगानिका झील कहां स्थित है, जायरे प्लस तंजानिया, जायरे और तंजानिया की सीमा पर, जायरे और तंजानिया की सीमा पर। याद रखिएगा, इसको इतना याद नहीं रखना दोस्तों। आगे देखते हैं अपन, एक झील का नाम पढ़ा था अपन ने, चाड झील। कहां पे आई थी चाड झील? चाड झील अपन जब सहारा मरुस्थल पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था चाड देश में चाड झील स्थित है जो सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। और देखते हैं ये मिस्र आ गया दोस्तों। इसमें अपन ने पढ़ा था नासिर झील। नासिर झील कौन से देश में है? मिस्र देश में। और कौन सी नदी पर बनी हुई है? नील नदी पर ये बनी हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक झील और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, यहां एक, ये देखो, ये तंजानिया आ गया। ये दोस्तों ये देश है मलावी, ये देश है मोजाम्बिक, और ये देश है तंजानिया। तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। देखना, यह नाम अलग से लिख देता हूं, थोड़ा मिटा दो इसको। ये देखिए आप, यहां से मिटाते हैं थोड़ा। यहां 3 देश हैं, मलावी, ये देश है तंजानिया, और ये देश है दोस्तों मोजाम्बिक। यहां एक झील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस झील का नाम है न्यासा झील। न्यासा झील, ये जो न्यासा झील है दोस्तों, इसे क्यों याद रखना है? क्योंकि देखो, कई बार आपने नाम सुना होगा ब्रंस घाटी, नाम सुना है।
ब्रंस घाटी, जिसे रिफ्ट वैली भी बोलते हैं, रिफ्ट वैली अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, तो संसार की जो सबसे बड़ी ब्रंस घाटी है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ब्रंस घाटी का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर नदी जाती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कंदराएं बन जाती है, या अत्यधिक पानी के कारण वहां ब्रंस बन जाते हैं, उसे ब्रंस घाटी कहा गया है। तो अफ्रीका में जो घाटी है वो सबसे बड़ी है। ये जो ब्रंस घाटी है अफ्रीका महाद्वीप की, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रंस घाटी होने के कारण इसे महान ब्रंस घाटी नाम दिया गया है, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां से कहां तक इसको ध्यान रखना है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में जब अपन नदियां पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि प्रमुख नदी एक है जो सबसे लंबी है विश्व की, कौन सी है? नील नदी। ये नील, यहां से देखो, ये न्यासा झील यहां से लेकर ये आता है दोस्तों यहां मर्त सागर। ये मर्त सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, इजराइल व जॉर्डन। यहां तक जो ये ब्रंस घाटी है, कहां से लेकर न्यासा झील से लेकर मर्त सागर तक जो ब्रंस घाटी है वो विश्व की सबसे बड़ी ब्रंस घाटी है। इसलिए इस ब्रंस घाटी को महान ब्रंस घाटी या ग्रेट रिफ्ट वैली नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। आगे चलते हैं अपन इसके प्रमुख नदियां और जो भी विशेषताएं बची उसके बारे में देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अपन यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों अपन देखते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। ये 3-4 बार अपन इसको पढ़ चुके हैं। युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन तीनों की सीमा पर जो झील स्थित है उसका नाम दिया अपन ने विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, यहां से इसका उद्गम होता है, यहां से दक्षिणी सूडान और फिर मिस्र होते हुए ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और इसके देखो, ये जो मिस्र देश है, इसके इस नदी के किनारे किनारे यहां कपास का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो कपास है वो मिस्र देश में उत्पादित होती है, वो इस नील नदी के किनारे ही उत्पादित होती है। और जो इस नदी के किनारे जो किसान काम करते हैं उन्हें फेला कहा गया है। और देखते हैं इस नदी के बारे में, ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और देखते हैं दोस्तों, और जो ये नदी है इसके डेल्टे का सर्वप्रथम पता हेरोडोटस ने लगाया था, हेरोडोटस, जिसे अपन इतिहास का पिता भी कहते हैं, इतिहास का पिता। प्रश्न यहां से आता है दोस्तों कि नील नदी के किनारे किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती। और इसके किनारे जो किसान काम करते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? उन्हें फेला नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है। सबसे अच्छी कपास मिस्र देश की है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी, बड़ी नहीं है दोस्तों, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से नहीं है, ये केवल लंबाई में सबसे लंबी है। इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। याद रखना है, लंबाई को भी याद रखना है दोस्तों।
ये हुई अफ्रीका महाद्वीप की पहली नदी। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि दूसरी नदी कौन सी है। तो दूसरी नदी देखेंगे अपन दोस्तों, यहां देखेंगे दो देश हैं आपको बताए थे, एक है जायरे और एक है कांगो। यहां एक पठार का नाम बताया था आपको, कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। यहां से नदी निकलती है कटंगा के पठार से और यूं दोनों देशों में बहती हुई गिनी की खाड़ी, ये अंध महासागर, इधर ध्यान रखना, ये पूरा अंध महासागर का भाग है। गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी नहीं है, इधर बनाओ, आंसर अंध महासागर होगा। गिनी की खाड़ी इसमें गिरती है। चूंकि यहां से भूमध्य रेखा निकल रही है, इसलिए ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अपने को याद नहीं रखना है, स्थिति के अनुसार अपने को देखना है कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन कैसे काटती है ये अपने को इस मानचित्र में अच्छी तरह दिख रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नावे नदी है। नावे नदी का क्या मतलब है? जिसमें नावें चलती हो, नावे नदी। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखना है दोनों चीजें। देखो दोस्तों, नील नदी तो डेल्टा का निर्माण कर रही थी, लेकिन ये जो कांगो नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर रही है। आगे देखते हैं दोस्तों अपनों इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए दोस्तों, ये जो इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये बहुत बड़ा है, नील से भी बड़ा है, लेकिन लंबाई के हिसाब से जो नील नदी है वो बहुत लंबी। और देखते हैं दोस्तों, इस पर देखो विश्व प्रसिद्ध 2 जलप्रपात बने हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है स्टेनले जलप्रपात, स्टेनले जलप्रपात, और एक है लिविंग स्टोन, लिविंग स्टोन। ये दोनों जलप्रपात कांगो नदी के किनारे बने हुए हैं या कांगो नदी पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, कौन कौन से जलप्रपात हैं? स्टेनले जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात, ये दोनों ही कौन सी नदी के किनारे हैं? कांगो नदी के किनारे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। इस नदी की लंबाई है 4371 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी नदी है। इसमें कुछ याद नहीं रखना दोस्तों, केवल क्या याद रखना, स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और दूसरी चीज, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखो, यहां पे एक नदी है दोस्तों, नाइजर। नाइजर, यहां 2 देश हैं, ये नाइजर और ये नाइजीरिया। ये यहां से निकलती हुई नाइजीरिया में बहती हुई, ये भी अपना जल किसमें लाती है दोस्तों? गिनी की खाड़ी में। इस नदी को याद रखने का ये मकसद अपना, क्योंकि इस नदी को पाम या ताड़ तेल की नदी कहा जाता है। पाम या ताड़ तेल की नदी किसे कहा जाता है? नाइजर नदी को पाम या ताड़ तेल की नदी। और अगर यही प्रश्न दूसरे प्रकार से पूछा जाता है कि पाम या ताड़ तेल का देश किसे कहा जाता है, तो अपना आंसर होगा दोस्तों नाइजीरिया। नाइजीरिया पाम या ताड़ तेल का देश। दोनों अलग अलग सवाल है दोस्तों। पाम या ताड़ तेल की नदी तो है नाइजर और पाम व ताड़ तेल का देश है नाइजीरिया। इसी नदी पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है। ये जो नाइजर नदी है, इस नाइजर नदी पर केंजी बांध बना हुआ है। केंजी, ये केंजी बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और नदियां हैं बहुत सारी, इनमें से अपन ने सबसे पहले पढ़ी है नील नदी, इसके बाद में अपन ने पढ़ी है कांगो नदी, फिर अपने पास आ गई नाइजर नदी। अब दोस्तों देखते हैं अफ्रीका में आ जाए अपन, नीचे साउथ अफ्रीका में बात करेंगे। यहां एक पर्वत है दोस्तों, यहां ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। पर्वतों में देखा था अपन, साउथ अफ्रीका में स्थित है। यहां से 2 नदियां निकलती है। एक नदी यूं इधर, ये साउथ अफ्रीका, और ये जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे
इन दोनों यहां से निकलती हुई ड्रेकस बोस्पोरस से निकलती है और इन दोनों की सीमा बनाते हुए यहां गिरती है मोजाम्बिक सागर में। ठीक है दोस्तों, ये मोजाम्बिक सागर है, मोजाम्बिक सागर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोजाम्बिक के पास होने के कारण इसे मोजाम्बिक सागर कहा गया है, यह गिरती है। आगे देखते हैं, यहां से ये मकर रेखा निकल रही है, इसलिए ये जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी दोस्तों? लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार निकलते हुए और ये सीमा बनाकर जब वापस आती है यूं, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी? लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही थी? कांगो नदी। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक नदी और निकलती है, ये और ये हिंद महासागर में अपना जल ले जाती है। इस नदी का नाम है ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। ठीक है दोस्तों, ये भी ड्रेकस बोस्पोरस। और देखिए एक नदी और है यहाँ एक दो देश है जाम्बिया, जिम्बाब्वे नहीं है दोस्तों, जिम्बाब्वे इसके नीचे है जाम्बिया। यहां से एक नदी निकलती है और अपना जल ले जाती है इस मोजाम्बिक चैनल में। मोजाम्बिक चैनल किसे कहा गया दोस्तों? आपको बता दूं, ये मेडागास्कर है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है, लेकिन महाद्वीप की दृष्टि से इसे अफ्रीका महाद्वीप में माना गया है। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच का जो क्षेत्र है इसे मोजाम्बिक चैनल कहा गया है। तो इसमें अपना जल लाती है जाम्बिया। ये जो जेम्बेजी नदी है जाम्बिया से निकलती है और नदी का नाम है जेम्बेजी, जेम्बेजी। इस नदी पर, जेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसी नदी पर, जेम्बेजी नदी पे करीबा बांध बना हुआ है, करीबा बांध। ये हुई दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। इसके अलावा और देखते हैं अपन, तो अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अपन ने पढ़ा, प्रमुख देश पढ़े और भी पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जो भी चीजें बहुत सारी पढ़ी। इनके अलावा जो चीजें बची है उन पर अपन अध्ययन करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए दोस्तों, यहां अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक द्वीप है सेंट हेलेना, हिंद महासागर में है ये सेंट हेलेना। इस पर यूके का अधिकार है, ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है दोस्तों, ये जो सेंट हेलेना द्वीप है हिंद महासागर में स्थित है, अफ्रीका के कहा है? पश्चिम में। यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर रखा गया था और यहीं पे नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। कहां पर है? अफ्रीका के पश्चिम में, हिंद महासागर में। और इस पर किसका अधिकार है? यूके का। और देखो, मेडागास्कर और अफ्रीका को जो जल क्षेत्र जोड़ता है उसे मोजाम्बिक चैनल नाम दिया गया। इसके ऊपर देखो 2 छोटे छोटे द्वीप बनाए हैं, जिसका एक का नाम है जंजीबार और एक का नाम है पेम्बा। पेम्बा, ये दोनों द्वीप तंजानिया देश के अधीन है, तंजानिया देश। ठीक है दोस्तों, ये विश्व के लगभग 90% लौंग, इलायची, काली मिर्च का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से द्वीप है दोस्तों? जंजीबार और पेम्बा। इसके अलावा और अपन बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका में जो मुख्य रूप से घास के मैदान है, क्योंकि प्रश्नों की दृष्टि से देखा जाए तो घास के मैदानों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय, उन्हें सवाना कहा जाता है। सीधा प्रश्न आ जाता है, सवाना घास के मैदान कहां है? अफ्रीका में है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उन्हें वेल्ड्स कहा गया है। अपने को इतना याद नहीं रखना दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से केवल यह पूछा जाता है कि सवाना घास के मैदान या सवाना प्रकार के घास के मैदान कौन से महाद्वीप में है, या वेल्ड्स घास के मैदान
कौन से महाद्वीप में है, तो अपना आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा और देखते हैं दोस्तों इसके क्या है। अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व की 30% जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अकेला रखता है। 30% जल विद्युत उत्पादन की क्षमता रखता है। और देखते तो अफ्रीका महाद्वीप में एक घातक मक्खी पाई जाती है जिसे सीसी मक्खी कहा जाता है। सीसी मक्खी ये बहुत ही घातक होती है। और देखते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र सूडान में पाया जाता है। सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र विश्व का। और विशेषता देखते हैं दोस्तों, एक देश है दोस्तों यहां पर घाना जो देश है ये भी अफ्रीका का ही भाग है या अफ्रीका का एक देश है। यहां पर अत्यधिक सोने के जमाव है। तो दोस्तों ये हुई अफ्रीका महाद्वीप की कुछ जो विशेषताएं बची हुई थी। अपन ने सब चीजें पढ़ी है परीक्षा की दृष्टि से, और भी कुछ चीजें अगर मान लो रह गई है या आपके हिसाब से इसमें होनी चाहिए या कुछ संशोधन है, वो आप कमेंट में लिखा करें, बताया करें कि आपको कहां पे समस्या आ रही है या कहां पे आपको किस प्रकार से संशोधन चाहिए या आपकी क्या सुझाव है। इसमें देखिए दोस्तों अफ्रीका जो महाद्वीप है इसे काला महाद्वीप कहा गया है। अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहा गया है। अफ्रीका महाद्वीप को जनजातियों का महाद्वीप कहा गया है। क्यों? अपन ने देखा था दोस्तों बहुत सारी जनजातियां, लोआ बांगड़ा, मसाई, बद्दू, बुशमैन, बहुत सारी जनजातियां, पिग्मी, बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। तो दोस्तों ये हुआ अपना अफ्रीका महाद्वीप। अब अपनी अगली क्लास अगले महाद्वीप के रूप में पढ़ेंगे अपन। आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अब लगातार अपनी क्लासेस चलती रहेगी। आप घर बैठे कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको घर बैठे वो मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए। वो बिल्कुल निःशुल्क मटेरियल उपलब्ध हो रहा है। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अच्छा लगे तो भी लिखें, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम आपके लिए नई नई चीजें या नए नए तरीकों से आपको पढ़ाएं। इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान दें, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं जरूर। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास अगले महाद्वीप के रूप में लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।